एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज आपकी हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस की क्लास 4 है। आशा करती हूँ 3 क्लास जो पिछली आपको दी जा चुकी है आपने उनको अवश्य देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको भी अवश्य देखें। साथ ही साथ आपको हिंदी पेडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लास भी मिल रही है और हमने भाषा क्या होती है, भाषा के कौशल और साथ ही साथ अधिगम योग्यताएं जो भी भाषा की अक्षमताएं होती हैं उन पर वीडियो आपको दी जा चुकी है। जल्द ही आपको बहुभाषिकता पर वीडियो मिलेगी और बीच बीच में हम जो प्रैक्टिस लेके आपके लिए आते हैं। तो आज क्लास 4 आपकी प्रैक्टिस की है और देखो कठिन मेहनत और लगन से मनुष्य अपना चाहे कोई भी लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उसको अवश्य पा लेता है। तो सीटेट के एग्जाम में भी आपको ये 2 चीज अवश्य फॉलो करनी है कि आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ पूर्ण लगन के साथ पढ़ना है। खुद से मोटिवेट होइएगा और सीटेट के नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। आज से अभी से अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। तो चलो अपना हम आज ये प्रैक्टिस लगाते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। देखो हिंदी पेडागोजी के 15 नंबर आपके पेडागोजी से आते हैं और 15 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये 15 नंबर आप अपने फिक्स करिएगा, पक्के करिएगा। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का साधन है, यानी गृह कार्य के बारे में आपको उचित कथन देखना है, यानी सही क्या है। तो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त, अब गृह कार्य मिलने से अभिभावक व्यस्त कैसे होंगे, तो ये आपका गलत हो गया। बच्चों की क्षमताओं एवं स्तर के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य है ये, ठीक है, ये है गृह कार्य है। या कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना अत्यावश्यक है, देखो अत्यावश्यक भी नहीं है और कक्षा में किए गए किसी कार्य का अभ्यास मात्र भी नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य आपको देना है। बच्चे की क्षमता कितनी है, वो कितना कर सकता है, उसका स्तर क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो उस हिसाब से आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। बाकी के आपके सभी ऑप्शन गलत है। और देखो पूर्ण व्याख्या के साथ ही मैं हमेशा आपको ये प्रश्न सॉल्व करवाती हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखा करें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही पेडागोजी पर आपकी पकड़ बनती चली जाती है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, यानी बच्चों ने कोई पाठ पढ़ा है फिर उससे बच्चों को आप प्रश्न बनवाते हो, प्रश्न बनाने के लिए देते हो, तो इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह से परिचित है या नहीं। अब प्रश्न बनवाने से प्रश्नवाचक चिन्ह का कोई भी लेना देना नहीं है। शिक्षकों को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। प्रश्न बनाने की आदत का विकास भी नहीं होता है। कक्षा कार्य करने की अच्छी युक्ति है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि शिक्षकों को ये पता चलता है, यानी ये अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कितना सीखा है। ठीक है, समझना। एक पाठ पढ़ना होता है कि जहां बच्चा सिर्फ पढ़ता है और उसको ये पता ही नहीं होता कि उसने क्या पढ़ा है। लेकिन पढ़ना कैसा होना चाहिए, पढ़ना होना चाहिए समझ के साथ। ठीक है, समझ के साथ, यानी बच्चा जितना समझ करके पढ़ेगा उतना ही बच्चा पाठ को समझेगा। तो इसलिए बच्चे को आपको गहराई से यानी बच्चे ने कितना समझा है ये जानने का अवसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत्यवाक की संकल्पना किससे संबंधित है। अंत्यवाक यानी अपने आप से, ठीक है। तो ये आपका दिया है, चॉम्स्की ने नहीं दिया है, जीन पियाजे, गिल्किन, ये आपका दिया है वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे ने आपका दिया है निज वॉक और चॉम्स्की बच्चों में आपकी जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन की। ठीक है, इन्होंने भाषा अर्जन का दिया है, तो ये सभी आपके गलत हो गए। राइट आंसर आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है आपका, पठन कौशल से अभिप्राय है, यानी देखो कौशलों पर हमने वीडियो आपको दी जा चुकी है। कौशल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। भाषा क्या है, अधिगम क्या है, अर्जन क्या है, कौशल क्या है और भाषा जो भी अधिगम अक्षमताएं हैं ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को आंसर
बहुत अच्छे से दे पाएंगे। पठन कौशल से अभिप्राय है, यानी आपके 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो पठन का अर्थ होता है पढ़ना। अब पढ़ना कौशल क्या है? लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना या फिर वाक्यों को पढ़ना या फिर पढ़कर समझना। तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि पढ़ना कैसा होना चाहिए, पढ़ना आपका होना चाहिए समझना, यानी चीजों को हमें समझ के साथ पढ़ना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पढ़कर समझना। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक कौशल का उद्देश्य। अब मौखिक कौशल का आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर पुनः शब्द से बोलना। अब देखो, किसी के विचारों को शब्द से नहीं बोलना है, ठीक है, कॉपी नहीं करना है, ये तो रटना हो गया, तो ये गलत हो गया। बोल बोल कर लिख सकना, ये भी नहीं होगा। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना, तो ये पढ़ना कौशल हो गया आपका। यहाँ मौखिक कौशल की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति। देखो, मौखिक कौशल का अर्थ होता है बोलना, यानी बच्चा कितना बोल सकता है, ठीक है, अपने आत्माभिव्यक्ति यानी कितनी अभिव्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है उचित हाव भाव के साथ, कहा, ठीक है, और गति एवं लय के साथ। अगला प्रश्न है आपका, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों को कहाँ कंठस्थ नहीं करवाया जाता है? पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, सूत्र विधि में। देखो, निगमन विधि तो आपके व्याकरण के नियमों पर ही आधारित होती है, पहले नियम सिखाए जाते हैं, फिर बच्चों को उदाहरण। अब राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी, आगमन विधि। और पुस्तक विधि कोई भी विधि नहीं होती है। सूत्र विधि में तो सबसे पहले सूत्रों को बच्चा सीखता है, तो ये भी व्याकरण विधि हो गई। तो नियमों को कंठस्थ कहाँ नहीं करवाया जाता है? आगमन विधि में। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, यानी सारी चीजें बच्चा उदाहरण से समझता है। अगला प्रश्न है आपका, मौन वाचन से क्या लाभ है? देखो, एक पाठ होता है आपका सस्वर पठन और एक होता है आपका मौन वाचन, ठीक है। तो अब मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या फिर शारीरिक वृद्धि। अब देखो, अवकाश के समय का सदुपयोग भी नहीं होगा, खरीदी गई किताब का भी सदुपयोग भी नहीं होगा और शारीरिक वृद्धि भी नहीं होती है। मौन वाचन से क्या लाभ होता है? मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होती है, यानी बच्चा जो भी पढ़ता है तो वो अपने उसको माइंड में, यानी उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, चीजों को बहुत ही गंभीरता से पढ़ता है यहाँ बच्चा, सीख करके, समझ करके। अगला प्रश्न है आपका, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। अब देखो, श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख होता है सुन करके लिखना, यानी क्लास में टीचर बोल रहा है और बच्चा उसको सुनने के बाद लिख रहा है। तो श्रवण कौशल का विकास तो हो रहा है इसमें, लेकिन लिखने के साथ साथ लेखन का भी हो रहा है और वाचन का नहीं हो रहा है, ठीक है, बोलने का। तो अब राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर डी, यानी श्रवण एवं लेखन, यानी सुनने के साथ साथ लेखन। तो सुनना और लिखना दोनों ही कौशल श्रुतलेख से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? आपसे नहीं पूछा है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब कम महत्वपूर्ण तो नहीं है भैया, जब तक हम चीजों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक सीखेंगे कैसे? सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो देखो, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। और सुनना कौशल मौखिक कौशल के
अंतर्गत आता है। तो ये भी आपका सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर ए कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है। सभी कौशल बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। यानी भाषा में आप दक्षता, ये दक्षता का अर्थ है कौशल, ठीक है, यानी योग्यता। दक्षता का अर्थ है योग्यता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? क्या सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है? तो देखो, एक तो इनके ये क्रम से सिखाई जाती है, LSRW, ठीक है। L से लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग बोलना, R से रीडिंग पढ़ना और W से राइटिंग लिखना। तो राइट आंसर आपका क्या है? प्रारंभिक। तो सबसे पहला कौशल है बच्चे का सुनना। जब बच्चा बोल नहीं पाता है, वो 1-2 महीने का होता है, 6 महीने तक होता है, लेकिन वो सुनने का कार्य अच्छे से करता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? सुनना होता है, उसके बाद फिर बोलना, और बोलने के बाद फिर पढ़ना, पढ़ने के बाद लिखना। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। यानी कक्षा में अध्यापक बच्चों को लोकगीत सुनाने के लिए कहता है कि आपको एक लोकगीत सुनाइए, तो इसका क्या उद्देश्य है? एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी, क्योंकि एक दूसरे की संस्कृति से भी परिचित तो होते हैं जब लोक गीत गाते हैं, और मनोरंजन तो बच्चों का होता ही है, और भाषाई विभिन्नता से भी परिचय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। यानी बच्चा मौखिक अभिव्यक्ति बोलना, ठीक है, तो कौन सा इनमें से प्रभावी है? प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, 1 और 2 दोनों, अनुलेख। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, यानी अवसर के अनुसार अनुकूल वातावरण होना चाहिए। और प्रश्नोत्तर विधि, तो जब भी आप बच्चे से प्रश्न पूछोगे, बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसके उत्तर देगा, तो उससे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल प्रभावी बनेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने, ये तो यही वाला है, सेम 2 बार टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सुंदर लिखावट, अलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, मौलिक विचार। यानी बच्चे एक सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। किससे आपको पता चलेगा? क्या सुंदर लिखावट है? नहीं है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो नहीं ही करना है, सशक्त वाक्य भी नहीं है। राइट आंसर है आपका मौलिक विचार। यानी बच्चे के जो खुद के विचार हैं, बच्चे अगर उनको लिखना सीख जाता है, उनको लिख करके व्यक्त कर पाता है, तो यही आपके सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। अगला प्रश्न है आपका, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना। अब देखो, पुनरावृत्ति नहीं है, तो राइट आंसर आपका ये नहीं होगा। प्रश्नों को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास भी नहीं करना है, शांतिपूर्वक सुनने का भी ये भी नहीं है। तो राइट आंसर है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि भी लेनी है बच्चे को, धैर्य रखना है, यानी दूसरे की बात को धैर्य के साथ सुन सके, और प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया भी बच्चे को देनी है। तो सुनना कौशल में ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है। वह डैश प्रयोग करती है। यानी वर्ग पहेली, यानी वर्डों का, पहेलियों का प्रयोग करती है, तो वो क्या करती है? शिक्षिका कौन सी आपकी भाषा की है? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का,
खेल विधि का, पुस्तक विधि का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी, खेल विधि का। यानी आपकी अध्यापिका है वो किसका प्रयोग कर रही है, खेल विधि का कर रही है। और प्रश्न आपके आज इतने ही है। देखो डेली आपको अभी हिंदी पेडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लास मिल रही है, आप उनको अवश्य देखें और उनको देखने के साथ साथ ठीक है अपने नोट्स भी अवश्य बनाएं। अगर एक बार आपकी पेडागोजी पर पकड़ बन जाती है, अगर आप हिंदी की पेडागोजी पर पकड़ बना लेती हो तो बाकी की दूसरी आप चाहे संस्कृत लो, इंग्लिश लो, कोई भी भाषा लो, उस पर भी आपकी अपने आप से पकड़ बन जाती है। और भाषा दोनों भाषाओं में आपके ठीक है, दोनों भाषाओं में आपके मिलाकर के कितने नंबर बनते हैं, दोनों भाषाओं में आपके 60 नंबर की भाषा होती है और 60 में आपके 50 से 55 नंबर आराम से आते हैं। और अगर आपकी दोनों भाषाएं मजबूत हो जाती हैं तो आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी कॉन्सेप्ट वीडियो आप अवश्य देखें, वहां से नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के साथ साथ जब भी आपको ये प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है उनको भी देखें। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाती है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो को अवश्य देखा करें। तो मिलते हैं ऐसी ही प्रैक्टिस के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।